जैसे नीति आयोग वगैरह है ना मैम, नीति आयोग से 20 करोड़ मांगे हैं अभी हम। नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि आप लोग छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि धान की खेती बहुतायत रूप में होती है और आजकल जलवायु परिवर्तन जिस प्रकार से हो रहा है कि इस साल जैसे कि आप देख सकते हैं कि वर्षा की ऋतु अगस्त महीना के बाद बहुत तेज़ी से बारिश हुई है, जिससे फसल में भी कुछ नुकसान देखने को मिला है। तो किसान भाइयों को मैं समझाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि अब धान के साथ साथ परंपरागत जो फसल लेते हैं उसके साथ साथ अन्य कृषि फसलें जैसे कि औषधि फसलें, सुगंधित फसलें की भी लेने की आवश्यकता है और छत्तीसगढ़ के किसान इस फसल को लेके अधिक से अधिक आमदनी अर्जित कर सकते हैं। जलवायु को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक तो बस्तर का क्षेत्र है, एक छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र है और एक सरगुजा वाला क्षेत्र है। तीनों क्षेत्र का क्लाइमेट या जलवायु अलग अलग है, तो उस आधार पे किसान भाई अलग अलग फसलों की खेती कर सकते हैं, जिसमें से मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि जगदलपुर का क्षेत्र सर्पगंधा, काल मेघ जैसे फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ का प्लेन एरिया जो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जैसे ज़िला है, यहाँ पे आप अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं, लेमन ग्रास की खेती कर सकते हैं, सिट्रोनेला, खस की खेती कर सकते हैं। इसी तरह सरगुजा का जो पठारी पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे आप मेंथा जैसे फसल की खेती, अडूसा की खेती, निर्गुंडी जैसे फसलों की खेती कर सकते हैं। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, गेहूं की फसल ठंडी और शुष्क जलवायु की फसल है और साथ ही साथ चना भी रबी के मौसम में लगाया जाता है। इसलिए यदि गेहूं और चना की फसल आप चाहें तो साथ में भी लगा सकते हैं। गेहूं और चना को साथ में लगाने से ये फ़ायदा होता है कि चने की फसल बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन छोड़ती है और गेहूं की बढ़वार के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। यदि आप इन्हें साथ में लगाते हैं तो आपको गेहूं की फसल के लिए यूरिया कम से कम डालना पड़ता है। आप चाहें तो इसकी फसल अलग अलग भी लगा सकते हैं। तो गेहूँ और चने की फसल किस तरह से लगाई जाए कि आपको फसल अच्छी मिले, ज़्यादा फ़ायदा हो, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। विषय के संबंध में हमें जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव से कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर मोहनीशा जंघेल। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथियों, यदि आप गेहूं और चने की फसल लगा रहे हैं और आपकी कोई समस्याएं हों तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर मोहनीशा, सबसे पहले हमारे किसान भाई ये बताइए कि छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से अगर वो जो गेहूं लगाते हैं तो उसकी कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जो अच्छा फसल, ज़्यादा फसल दे सकती हैं?
गेहूँ 3 और गेहूँ 4 जी ये IGKV रायपुर की ही निकाली हुई वैरायटियां जी। हैं और ये वैरायटी बहुत ज़्यादा प्रचलित है किसानों के बीच में, जी जी। जो कि बहुत अच्छा उत्पादन भी देती है। तो ये वैरायटी हम रिकमेंड करेंगे। जी जी। चना भी हमारे किसान भाई रबी के मौसम में लगाते हैं, तो जो किसान भाई चना लगाना चाहते हैं उन्हें चना की कौन सी उन्नत किस्में चुनना चाहिए? RVG 202 जी। ये बहुत बढ़िया वैरायटी है, नई रिलीज वैरायटी है, जी। तो इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत सी बीमारियों के लिए रेजिस्टेंट भी है जी और साथ में विशाल और वैभव ये भी किसान भाइयों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जी। क्योंकि इसका उत्पादन बहुत अच्छा रहता है। जी जी। गेहूं लगाने के लिए या चना लगाने के लिए खेतों की तैयारी किसान भाइयों को किस तरह से करनी चाहिए? देखिए, चना लगाने के लिए, चना लगाते समय सबसे ज़्यादा समस्या हमें आती है उगटा रोग की। जी तो उगटा रोग के लिए हमको ये करना चाहिए कि जब हम खेत की तैयारी कर रहे हैं, जी जी उसी समय में हम ट्राइकोडर्मा का जो पाउडर आता है जी वो 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आराम से पूरे खेत में अच्छी तरीके से बिछा लें और ये ध्यान में रखें कि खेतों में नमी बनी रहे। अच्छा। और ये जो है, हम जो ये ट्राइकोडर्मा अच्छे से हम बिछाएंगे या डालेंगे, इसे हम बुआई के 3 से 4 दिन पहले ही डालें। अच्छा। और पूरे खेतों में बराबर इस तरीके से उसका छिड़काव करें। हाथ से ही किया जा सकता है, वो पाउडर के फॉर्म में होता है। जी जी। तो उसे अच्छे तरीके से खेत में बिछा दें। वो एक प्रकार का फंगस होता है जो आपके खेतों में अच्छे तरीके से फैल जाएगा और वो आपके खेत में जो ऑलरेडी जो फंगस प्रेजेंट है, जो कि आपको उगटा रोग की समस्या को बाद में ला सकता है, उसे नष्ट करता है। अच्छा अच्छा। मैडम, इसकी तैयारी के बाद में बुआई का समय आता है, तो गेहूं चना बोने का सही समय क्या है? देखिए, सही समय तो है 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच में। जी। इस समय हम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हम उसकी बुवाई कर सकते हैं। समय से बुवाई का ये फ़ायदा होता है कि जो हमें बीज है जी। उसकी क्वांटिटी बराबर मात्रा में ही लगती है। जी जी। जैसे कि चना में 70 से 80 किलो प्रति एकड़ जी। और गेहूं में 100 से 125 किलो प्रति एकड़। जी। लेकिन जब हम देर करते हैं हमारी बुवाई में, तो वो जो बीजों की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। बहुत ज़्यादा मतलब आपको 20 किलो 10 किलो ज़्यादा ही लगेगी। उसमें अंकुरण की समस्या आ जाती जी है। जी। तो इसीलिए बुवाई जो है समय से 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में कर लेनी चाहिए। जी। बुआई से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बीजों का उपचार करना। तो किसान भाइयों को किस तरह से बीजोपचार करना चाहिए ताकि फसल उनकी अच्छी हो? बीजोपचार करने के लिए हम 3 चरण में बीजोपचार करेंगे। जी। सबसे पहले जो है हम फफूंदनाशक का उपयोग करेंगे। जी जी। दूसरे चरण में हम कीटनाशक का उपयोग करेंगे जी। और तीसरे चरण में हम कल्चर का उपयोग करेंगे। अच्छा। तो फफूंदनाशक जो है वो हम सबसे पहले तो ट्राइकोडर्मा का ही रिकमेंडेशन देते हैं, जी। क्योंकि ये जैविक खेती के लिए भी काम आता है और रासायनिक विधि खेती के लिए भी काम आता है। जी जी। तो इसकी मात्रा हम लेंगे 6 ग्राम। जी। 6 ग्राम आपके 5 किलो चना के बीज के लिए सफिशिएंट है। और अगर हम गेहूं की बात करें तो 6 से 10 ग्राम 5 किलो गेहूं के लिए सफिशिएंट है, 5 से 10 किलो गेहूं के लिए। जी जी। तो इस ट्राइकोडर्मा के बीज उपचार से ये फ़ायदा होता है कि जो फंगस उसमें है वो एक जीव है, एक प्रकार का जैविक है, वो जीव है। जी। तो वो आपके खेतों में अच्छे तरीके से फैल जाएगा। अच्छा। बस उसे थोड़ी सी नमी की ज़रूरत होती है। जी जी। दूसरे चरण में हम जाएंगे कीटनाशक के लिए। कीटनाशक में हम एमिडाक्लोरोपिड ले सकते हैं 3 ग्राम प्रति लीटर। मैडम, एक हमारे कॉलर का फ़ोन है। हेलो मैडम नमस्ते। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं भानगा मंगवाल कानपुर जिले से भारत काम पटेसी बोल रहा हूँ मैडम। जी, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैडम, मेरा प्रश्न था कि चना की कुटाई कितने दिन में करना चाहिए मैडम? चने की कुटाई। कुटाई, हाँ। चने की कुटाई आप कीजिए जब उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 10 से 12% या 15% हो, तो आप चने की कुटाई करेंगे तो उसका छिलका आराम से अच्छे से उतर जाएगा। जी जी।
मैडम, हम इस प्रश्न से पहले चर्चा कर रहे थे कि बुआई किस तरह से की जाए। बिल्कुल। तो यही जो फफूंदनाशक है, ट्राइकोडर्मा जो हमने बोला, सबसे पहले उससे उपचार करना चाहिए। फफूंदनाशक ना मिले तब हम कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63%, ये दोनों को मिलाएं। इसका कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन बाज़ार में उपलब्ध है, तो इसे हम ले सकते हैं 6 ग्राम, और इसे हम स्प्रे कर सकते हैं हमारे 5 से 10 किलो बीज पे। जी जी, 6 ग्राम प्रति लीटर पे। जी जी। उसके बाद हम कीटनाशक पे आते हैं। कीटनाशक का स्प्रे करने के बाद में हम जो एमिडाक्लोरोपिड है कीटनाशक, उसे हम 3 ग्राम प्रति लीटर लेते हैं। अच्छा। और ये हमारे 5 से 10 किलो बीज के लिए हो जाता है। जी जी। उसके बाद में हम नेक्स्ट आते हैं कल्चर पे। जी जी। कल्चर जो है हम चने के लिए लेते हैं राइजोबियम। चने में क्या होता है, पहले ही उनकी जो जड़ें होती हैं, जड़ों में नोड्यूल होता है एक तरीके का गुलाबी रंग का, जड़ों में गठाने होती हैं। अच्छा। तो वो जो गठाने होती है वो नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। नाइट्रोजन हमारा एक प्रकार का उर्वरक है जो हम यूरिया के द्वारा देते हैं, लेकिन अब हम जब राइजोबियम देते हैं तो जो हमारा वो नोड्यूल है, जो चने के पेड़ की जड़ों में जो गिठाने हैं, उसका ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ होता है। अच्छा। और हमारा जो पेड़ है वो ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक को अपने पेड़ों को उपलब्ध कराता है। जी जी। और जो हमारी गेहूं है उसमें हम एजोटोबैक्टर कल्चर का उपयोग करते हैं। अच्छा। एजोटोबैक्टर हम करते हैं 250 ग्राम प्रति 50 किलो गेहूं के लिए। अच्छा। और चने के लिए जो हम राइजोबियम देते हैं उसमें हम। मैडम, एक साथी का फ़ोन है। हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। मैं बादल जिला से डोंडिलोहार से। जी जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा नाम चंद्रराज रावत है जी। चने के लिए कौन से डोंडिलोहार से चने के लिए कौन सी कीटनाशक, चने के लिए कौन से कीटनाशक की आप पूछना चाह रहे हैं? कौन सा कीटनाशक चने को नहीं? जी। कौन से कीटनाशक? तो देखिए, जो इल्ली होती है हमारी, इल्ली मेन समस्या होती है हमारे चने में, तो उसके लिए हम 2 तरीके से उसका उपचार कर सकते हैं। एक तो हमारा जो ट्राइकोग्रामा कार्ड होता है, ट्राइकोग्रामा काइलोनिस, उसको हम अपने जो खेतों हैं उसमें खेतों पे पत्तों के बीच में लगा सकते हैं, थोड़े से छायेदार जगह में, क्योंकि उस कार्ड में क्या होता है, पूरे अंडे चिपके होते हैं। एक जो हमारा परजीवी होता है, अंड परजीवी, उसके अंडे चिपके होते हैं। वो हमारी इल्ली के जो अंडे हैं उनको खोज खोज के उनको खाता है। दूसरा तरीका ये है, उसी प्रकार से एक ब्रैकॉन कार्ड आता है, तो जिस प्रकार से ये इल्ली के जो तितली है उनके अंडों को खोज के खाता है, ट्राइकोग्रामा कार्ड। जो हमारा ब्रैकॉन कार्ड होता है वो इल्लियों के शरीर पे चिपक जाता है। अच्छा। और उनके शरीर को चूसने लगता है, तो जो हमारी इल्लियाँ होती हैं वो चल फिर नहीं सकती, उनको लकवा मार जाता है। अच्छा। तो उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये दोनों तरीका है। और तीसरा तरीका है रसायन। रसायन के लिए हम एमामेक्टिन बेंजोएट का उपयोग कर सकते हैं। उसे हम 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम उसका छिड़काव करते हैं। जी जी। मैडम, अपन ने बीजोपचार की बात की। बीजोपचार के बाद में बुआई का सही तरीका क्या है? बुआई जो है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बीज हमारा बहुत गहरा ना चला जाए। जी। तो बीज हमारा जो है 3 से 4 या ज़्यादा हो गया तो 5 सेंटीमीटर, इस भूमि से बस 5 सेंटीमीटर के अंदर तक ही रहे, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा ना हो पाए। अच्छा। ज़्यादा गहराई में बोने से जो उनका जो पेड़ है वो बाहर नहीं आ पाता। और हमारी जो मिट्टी है वो अच्छे से भुरभुरी होनी चाहिए। एक और साथी का फ़ोन है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं? आपसे आवाज नहीं आ। आपको आवाज़ नहीं आ रही है? आप अपना प्रश्न पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ ठीक है, आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न हम आपको सुन पा रहे हैं।
अच्छा, चलिए हम फिर आप उनसे संपर्क करेंगे, आप अपनी बात जारी रखें। बिल्कुल। और जो मिट्टी है, मिट्टी जो हमारे खेत हमने तैयार की है, एक बार हम बिल्कुल ध्यान रखें बुआई से पहले कि जो हमारी मिट्टी है वो अच्छे से भुरभुरी हो, ताकि जब अंकुरन हो तो आसानी से पेड़ बाहर आ सके। अच्छा जी। इसके बाद में बात आती है जल प्रबंधन की। जल प्रबंधन कैसा हो गेहूँ और चने के लिए? एक साथी का फ़ोन है। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैडम, मैं विजय भाषा से बोल रहा हूँ, बैजू सूर्यवंशी। जी जी जी, सूर्यवंशी जी। और क्या बोलते खेत में अभी गेहूँ डाले हैं। अच्छा। और कितना कुछ दवाई है का उपाय बताऊँ? अच्छा, इन्होंने गेहूँ लगाया है, क्या कीटनाशक कोई दवा भी डालने की ज़रूरत है? गेहूँ को अगर 21 दिन हो चुके हैं तो तब हम एक बार 21 दिन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उसमें पानी उपलब्ध कराना। जी जी। तो हम उसको 21 दिन में एक पानी ज़रूर दें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही 2 से 3 दिन बाद जब उसमें खरपतवार आए तो खरपतवार को निकाल लें, निंदाई गुड़ाई कर लें। उसके बाद में अगर उनको लग रहा है कि मुझे कुछ डालने की आवश्यकता है जी, तो हमारी बालियां पड़ने से पहले जो NPK है, NPK 19-19-19, अच्छा हाँ, उसे 100 ग्राम ले लें। 30 ग्राम जो है हमारा एमामेक्टिन बेंजोएट जी, और 30 ग्राम जो है कोई भी अच्छा सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अगर आवश्यकता है, अदरवाइज उसकी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसका एक बार स्प्रे कर दें जी जी, तो उससे पेड़ों की बढ़वार अच्छी होगी, लेकिन बालियां निकलने से पहले। जी जी। ये बात हुई गेहूं की। अगर चने की फसल की हम बात करें तो चने में कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालना चाहिए? चने में देखिए यूरिया जो है, चने में हम शुरू में जब हम खेत तैयार कर लिए हैं, बुआई हमारी हो गई है, बुआई के वक्त हम उसमें 20 किलो यूरिया डालें जी। हाँ, 15 किलो जो है हमारा SSP जिसको हम बोलते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट दें जी, और जो हमारा पोटाश होता है उसे 20 किलो दें। साथ ही 8 किलो जिंक सल्फेट इसे दें। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बढ़वार करता है जी। साथ ही अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बीच में देनी है तो दाना निकलने से पहले जी हम ऐसा कर सकते हैं कि NPK जो है 0.050 अच्छा 100 ग्राम, एमामेक्टिन बेंजोएट 30 ग्राम और कोई भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अच्छा सा, उसे हम ये तीनों को मिला करके स्प्रे कर दें। 15 लीटर का जो हमारा स्प्रेयर आता है उस पे, तो ये बहुत अच्छी पैदावार देता है। साथ ही इसमें चने में जो उकटा रोग ज़्यादा आता है तो इसके लिए इसमें हम 10 ग्राम कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब ये भी मिला सकते हैं और उसका स्प्रे कर दें। ये इससे रोग जो है रोग प्रतिरोधक होगा ये जी जी, तो रोग नहीं आएगा जी। मैडम, चने की और गेहूं की फसल में सिंचाई कब कब करनी चाहिए? सिंचाई जो कि गेहूं है, गेहूं में अगर आपके पास एक पानी उपलब्ध है तो 21 दिन में ज़रूर दें जी, और यदि आपके पास 2 पानी उपलब्ध है तो बालियां निकलते समय 3 पानी उपलब्ध है तो जो उसकी दूधीय अवस्था होती है, जब बालियों में दूध आना लगता है, दाना भरने लगता है, तो उस समय तीसरा पानी ज़रूर दें जी। और चने की बात करें तो चने में बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता है, फिर भी हम चने में एक 21वें दिन में और 45वें दिन में पानी दे सकते हैं जी। मैडम, आपने बात की थी कि ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार करना चाहिए, तो ट्राइकोडर्मा क्या हमारे किसान भाई खुद भी बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल। किस तरह से बनाया जाए? ट्राइकोडर्मा जो है, एक तो किसान भाई ट्राइकोडर्मा का कैप्सूल के अंदर में फंगस बिल्कुल कॉम्पैक्ट भरा हुआ जी कैप्सूल मिलता है जो कि हमारे कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में उपलब्ध है। उसका कैप्सूल ले लें और इसे अपनी जो गोबर की अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद होती है उसमें अच्छी तरीके से स्प्रे कर लें। अच्छा, स्प्रे कर लें अच्छे से, और उसके बाद नमी जो है उसे देते रहें। दिन में बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, नमी बरकरार रहे, मतलब 60 से 70 या 80% तक नमी उसको दे सकते हैं जी। और बोरे से ढक दें जी। अच्छी छाए वाले जगह में रखें, छाए जगह में, धूप में नहीं। और उससे क्या होगा, जो फंगस है आपके पूरे गोबर की खाद में फैल जाएगा। अच्छा, तो उसे हम बहुत अच्छे तरीके से अपने खेतों में खेतों का उपचार कर सकते हैं।
क्योंकि जब सोयाबीन लगाते हैं, सोयाबीन में जो रोग आता है, उगटा रोग, वो, और जो हमारे चने में उगटा रोग आता है। मैडम एक साथी का फ़ोन सुन लें। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना परिचय दीजिए। साहू। जी, साहू जी क्या पूछना चाहते हैं आप? रुपेश साहू। हाँ जी साहू जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? प्रश्न पूछिए। काबुली चना होता है ना मैम? जी, काबुली चना जो बड़ा वाला होता है। जी हाँ, प्रश्न पूछिए। उसकी खेती कैसे करें? अच्छा, ये काबुली चना लगाना चाहते हैं, उसकी खेती कैसे करें? काबुली चना जो है जी, सबसे पहले तो उसकी जो वैरायटी है, अच्छी सी वैरायटी आप लें। यहाँ पे बहुत तरीके की उपलब्ध है, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप हमारे जो भी विश्वविद्यालय जो में उपलब्ध हो उसे लें। और साथ ही उसका जो पेड़ है, पेड़ों की जो पौधे से पौधे की दूरी है जी, और जो कतार से कतार की दूरी है, इसको हमेशा ध्यान में रखें। अच्छा, क्योंकि चने में हम नींदानाशक का स्प्रे नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो जो पौधे से पौधे की दूरी है कम से कम 5 से 10 सेंटीमीटर की हो, और जो कतार से कतार की दूरी है वो 30 से 45 सेंटीमीटर की हो। अच्छा, तो इसमें क्या है, आसानी से आप निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं। और साथ ही आप जो कीटनाशक अगर आपको स्प्रे करना है तो वो भी कर सकते हैं। जी, जी, काबुली चना में यही समस्या आती है, खरपतवार की और कीटों की। जी, जी, तो अगर हम बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे पेड़ों से पेड़ों की, कतार से कतार की, तो वह आसानी से हो जाएगी। जी, जी। तो फिर गेहूं और चने में खरपतवार नियंत्रण किया कैसे जाए? जो चना है उसमें सबसे पहले बुवाई से पहले ही हम पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर दें। अच्छा, या बुवाई के तुरंत बाद पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर दें। 600 से 700 ml या ग्राम जी, इसको प्रति एकड़ इसका स्प्रे करें पेंडामेथिलिन का। तो ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है। तो ये पहले जो उगने वाले जितने भी हमारे खरपतवार है इनको मारेगा। और जहाँ तक गेहूं की बात है, तो गेहूं में हम 6 ग्राम मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल जी, इसे, और 160 ग्राम जो हमारा होता है प्रोपाजिल, उसको दोनों को मिला दें जी, और 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे करें। जी, जी, तो ये गेहूं के लिए हम रिकमेंड करते हैं। जी, गेहूं में बहुत ज़्यादा समस्या आती है खरपतवार की, तो आप इसे 2 बार भी कर सकते हैं। अच्छा, पर चने में हम एक ही बार करते हैं बुवाई के समय। जी, उसके जी, बाद खरपतवार हमें हाथों से ही निंदाई गुड़ाई करनी होती है। जी, 21वें और 45वें दिन में जब भी थोड़ी नमी हो हमारे भूमि में, तब हम उसे निकालें ताकि वो आसानी से निकल जाए। जी, जी। चने की फसल में निपिंग की सलाह दी जाती है, क्या है मैडम निपिंग, कैसे किए जाए? निपिंग जो है, निपिंग का मतलब होता है कि हमारे पेड़ों की, पेड़ जब हमारा ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ऊपर की छोटी से 1 से 2 इंच पत्तियों को हम तोड़ देते, डंठल पत्ती जो भी बोले, जी, जी, उससे हम तोड़ दे। उससे फसल में ज़्यादा बढ़वार आती है, ब्रांचेस ज़्यादा फूटती होंगी। हाँ, इसलिए उससे फसल ज़्यादा होती है। फसल ज़्यादा होती है, चौड़ाई में, पेड़ चौड़ाई में बढ़ते जाता है और अच्छी फसल होती जी। है। डॉक्टर मोहनीशा जंगेल, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, नई जानकारी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।